बोगम अपना पोस्टर सीधा करता है और गहरी सांस लेता है। कुकी को अकेला छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन तभी डोर अचानक खुल जाता है। एक यंग नर्सिंग ऑफिसर अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही बोगम चुप हो जाता है। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये अचानक कौन आ गया है। ड्यूक शांत आवाज़ में कहता है, ये तुम्हारे कंसर्न के लिए काफ़ी होगा। पार्क बोगम, आप मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोगम तुरंत जवाब देता है, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी मेजर। उसके वर्ड्स में गुस्सा था, लेकिन ड्यूक ने बिना इमोशंस के कहा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, और अपने सुपीरियर के ऑर्डर को इग्नोर करना मना है। ड्यूक की आंखों का एक्सप्रेशन थोड़ा हार्ड हो गया। बोगम अपने लिप्स को बंद कर लेता है। जानता था अगर ज़्यादा बोला तो मुश्किल बढ़ सकती है। जॉन्गकुक को अभी उसकी ज़रूरत थी, इसलिए बोगम चुप रहने का फैसला करता है। कुछ सेकंड बाद ड्यूक वापस मुड़ जाता है और रूम से निकल जाता है। बोगम एक मोमेंट हेजिटेट करता है, फिर धीरे से उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों के बीच जो बात हुई वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जैसे बोगम कभी इमेजिन भी नहीं की थी, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो हमेशा क्रूएल समझता था। थोड़ी देर बाद 6th आर्मी कमांड में मीटिंग का एटमॉस्फेयर सरप्राइजिंगली फ्रेंडली था। वर्क के लिए सालों से बनाए प्लान्स स्मूथली चल रहे थे और उनका मेन गोल सियाना को कैप्चर करना अर्ली कंप्लीट हो गया था। ये सक्सेस उन लोगों के लिए एक मैसेज था जो वार से बचने की कोशिश कर रहे थे। 4th आर्मी वेस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ रही है, कमांडर ने मैप के सामने खड़े होकर कहा, इसलिए हम यहाँ रिजर्व फोर्स रखेंगे ताकि रेयर सप्लाई लाइन सिक्योर रहे। जनरल वन डेलमन, जो 16 से ऊपर थे लेकिन अब भी फिट दिखते थे, उन्होंने कहा, हमें उन लोगों को कंट्रोल में लाना होगा जो हर जगह ट्रैवल क्रिएट कर रहे हैं। उसने मैप पर अपनी फिंगर से एक रोटेट ट्रेस किया, बार्क से लेकर साउथर्न एलवीए तक, और बोला, ऑक्युपाइड टेरिटोरीज में आप भी रेजिडेंट्स हैं, पर हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। टेलीफोन लाइन्स पर कभी कभी छोटी मोटी अटैक्स हो जाती थी और सप्लाई वेसल्स पर होने वाले हमले बढ़ रहे थे। ये सब देखकर कमांडर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए जनरल वैन डेलमैन ने कहा, हमें इन ऑक्युपाइड एरियाज पर कंट्रोल बनाए रखने में ध्यान देना होगा, ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज़ में हल्का सा रिग्रेट था। वो हमेशा कहते थे कि ऑक्युपाइड एरिया को डिसिप्लिन और फेयर के कॉम्बिनेशन से मैनेज करना चाहिए, लेकिन एम्पायर और क्राउन प्रिंस का मानना था कि रूल्स को इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक फॉलो करना चाहिए। मीटिंग में प्रेजेंस ऑफिसर के बीच में मेजर किम तैयांग भी था, जो सीधा बैठकर ध्यान से कमांडर की फ्यूचर प्लान्स और ऑपरेशन की बात सुन रहा था। अगर बैटलफील्ड पर सिचुएशन ऐसी ही रही तो उसे कुछ और हफ्ते तक सियाना में ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब था कि जॉन्गकुक को दूर भेजने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। ये सोचकर उसका सांस थोड़ा तेज़ हो जाता है, लेकिन तैयंग जल्दी से अपना कंपोजर वापस पा लेता है। मेजर किम तैयंग, कमांडर की तेज़ आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो तब तक बैठक में सब ऑफिसर पर नज़र डाल रहा था। कमांडर ने कहा, हमें रेयर यूनिट्स को सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए एक मैसेंजर चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटी के कारण डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुश्किल है, इसलिए तुम इस काम के लिए बेस्ट रहोगे। कमांडर ने ये कहकर अपनी आंखों से तैयांग की तरफ देखा और बोला, वैसे भी तुम क्राउन प्रिंस के क्लोज फ्रेंड हो, है ना? तैयांग चाहता तो कुछ और, लेकिन कमांडर ने अपना डिसीजन ले लिया था। वो जानता था कि इस ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। रेयर यूनिट्स में मौजूद 18th आर्मी क्राउन प्रिंस खुद लीड कर रहे थे और उनसे डील करना आसान नहीं था, इसलिए मैसेंजर चुनना एक इम्पॉर्टेंट काम था। जी जनरल, तैयांग कामली जवाब देता है और तुरंत मन ही मन अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। उसने सोचा, ये वक्त जॉन्गकुक के लिए रूम से बाहर जाने का अच्छा मौका हो सकता है। फ्रेश एयर उसके लिए भी और मेरे लिए भी बेटर होगा। तैयांग शांत आवाज़ में कहता है, मैं अभी चालू करता हूँ। जनरल तैयांग के जवाब से खुश हुआ और सिर हिलाकर मीटिंग कंटिन्यू की।
नॉर्मली ऐसा टास्क किसी मेजर को नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ र्यूमर्स चल रहे थे कि मेजर किम तयंग वर्क स्ट्रेस से थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। खैर, ये सिर्फ अफवाह निकली। कमांडर ने छोटी सी स्पीच दी। एक नोबल ऑफिसर की डिग्निटी मेंटेन करना ज़रूरी है, और फिर मीटिंग को थोड़ा अर्ली ख़त्म कर दिया, कम से कम उस दिन के लिए। यंग ऑफिसर जो बार्क आर्मी को एक छोटी सी रिलीफ मिली, और ये रिलीफ उन्हें डायरेक्टली उन्हीं एनिमी सोल्जर की वजह से मिली जो उनके लिए बार बार मुश्किल क्रिएट कर रहे थे। ये मैटर अर्जेंट है, कमांडर ने फाइनली कहा, इसलिए तुम्हें तुरंत निकलना होगा। ये कहकर उसने तैयांग को लास्ट लुक दिया और कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। मीटिंग ऑफिशियली ख़त्म करते हुए तंग खुद भी सीट से उठते हुए अपनी हेड वापस अपने हाथ में उठाने जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और तैयांग हल्का सा थका हुआ सांस लेता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए तैयांग अपनी यूनिफॉर्म को एक बार फिर से ठीक किया। आज धूप इतनी तेज थी कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। सूरज आसमान में ऊपर तक चमक रहा था और उसकी रोशनी से पूरा महल एकदम रोशन लग रहा था। तंग खुद पर हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे अपने ही विचार पर हंस पड़ा हो। तैयांग खुद से कहता है, मैं नेचर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ क्या? लेकिन फिर भी उसका पोस्टर सीधा था और आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मेजर, सब रेडी है डिपेचर के लिए। ड्राइवर ने आखिरकार आकर रिपोर्ट दी। तैयांग सिर्फ एक छोटा सा नोट देता है उसे और अपने कार के तरफ मुड़ जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी चल पड़ी और वो स्क्वायर से निकल गया। दूर कहीं जंगल में एक छोटी सी आवाज़ गूंज रही थी। एक बच्चा अब भी रो रहा था, रुक रुक कर, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। जंकुक केबिन से वो आवाज़ सुन लेता है। उसने सोचा, क्या वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है या कोई उसे ढूंढ रहा है? जंकुक बेलकोनी में कुर्सी पर बैठा हुआ था। ठंडा हवा उसके चेहरे को हल्का सा छूकर जा रहा था। जंकुक मन ही मन सोचता है, मैं तो जानता हूँ उस दर्द को, जब मॉम छोड़कर चले जाए और कभी वापस ना आए। अगर वो बच्चा भी वैसे ही अकेला है तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन जंकुक के पैर फिर भी उस तरफ नहीं बढ़े। जंकुक आम तौर पर इतनी इंडिफरेंट नहीं थी, लेकिन इस बार उसे डर लग रहा था, शायद जो मिले उसे देखकर और दुख हो। तभी उसने खुशी से पुकारा, ओह अंकल वंग, और हंसते हुए उसके तरफ भागा। अंकल वंग एक लोडेड कार्ट के साथ वापस आए थे। उनका पूरा कोट टूल से भरा हुआ था। जंकुक की शार्ट हिलती हुई सी उठी, जैसे हवा के साथ नाच रहा हो। वो मुस्कान के साथ कहता है, अंकल वंग, जंगल में एक छोटा बच्चा है। अंकल वंग सिर हिलाकर कहता है, देखता हूँ, और अपने अपने मडी टूल्स को ऑर्गेनाइज करने लगता है। वो बच्चा बार बार रो रहा है, जंकुक कहता है, जैसे उन्हें याद दिलाना चाहता हो। फिर अपना सिर थोड़ा झुकाकर कहता है, अब हम क्या करें? हाँ अंकल। अंकल वंग कुछ देर चुप रहता है, लेकिन जंकुक उनके पास खड़ा था, उन्हें टूल साफ करते हुए देखता रहता है। फिर धीरे से कहता है, मुझे लगता है वो अपने मॉम को ढूंढ रहा है, लेकिन शायद कोई उसके लिए वापस नहीं आएगा। ये कहकर उसने एक छोटी सी थकी हुई सांस लिया। अंकल वांग ने टप कहा, तो तुम जाओ जंकुक। जंकुक एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसने उनकी तरफ देखता है। मैं? जंकुक अंकल वांग से पूछता है। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन और सरप्राइज दोनों थे। जंकुक अपने अंकल की तरफ देखता है, आंखों में थोड़ा शॉक और कन्फ्यूजन था। उसने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। पर मैं उसे जानता तो नहीं हूँ अंकल, जंकुक धीरे से कहता है। अंकल वांग हंसते हुए कहता है, ये तो अजीब बात है कुकी। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक छुपी हुई उदासी भी थी। कुकी, क्या तुम वाकई उसे नहीं जानते हो? अंकल वांग पूछता है। थोड़ा सोचो, तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि तुम उसके बारे में कितना जानते हो। जंकुक पलक झपकाते हुए कहता है, सच में? फिर उसने थोड़ा सोचने की कोशिश की। भव्य सिकोड़ कर अपने अंकल के पास आ जाता है। तो फिर कौन है वो अंकल? अंकल वांग हल्की मुस्कुराहट के साथ कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे क्या पता कुकी, तुम जाओ।
मिल लो उससे, जब तुम उससे देखोगे तब तुम समझ जाओगे। इतना कहकर अंकल वंग अपने साफ टूल्स उठाकर केबिन के तरफ चल पड़ता है। जॉन्गकुक थोड़ी देर तक उनके पीछे देखता रहता है, फिर उसने अपने मन बदला और उस रास्ते की तरफ मुड़ गया जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वो क्लियरिंग तक पहुँचा तो उसने उस बच्चे को देखा। एक छोटा लड़का सड़क के कोने पर झुककर बैठा हुआ था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। आसपास के पेड़ों से समर फॉरेस्ट की हल्की हवा चल रही थी, जहाँ पक्षियों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जंगकुक कुछ पल के लिए सोचता रहता है क्या बोले। फिर उसने हल्की सी फ्रेंडली आवाज़ में कहता है, हेलो। बच्चे ने अपने आंसू से भरे चेहरा ऊपर उठाया और जंगकुक की तरफ देखा। उसकी आंखें नीली और साफ थी, बिल्कुल ग्लास की मोतियों की जैसी। तुम अकेला हो क्या? जॉन्गकुक पूछता है। तुम्हारी मॉम कहाँ है? जॉन्गकुक एक कदम और आगे बढ़ता है, अपनी मुस्कुराहट को जेंटल बनाते हुए फिर से पूछता है। बच्चा चुप रहता है, बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखता रहता है। जॉन्गकुक के मन में सवाल उठने लगता है, ये बच्चा कौन है? जितना वो देखता गया उतना उसे लगा कि जाने पहचाने जैसे हैं, पर फिर भी कुछ अलग, कुछ अजनबी। अचानक जॉन्गकुक के कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाता है। उसने जल्दी से पलटकर कॉटेज की तरफ देखा जो रास्ते की एंड पर था। आजकल और काल के बाद के दिन सब एक जैसे लग रहे थे, एक एंडलेस सर्कल में घूमे जा रहे थे। जॉन्गकुक के दिल के अंदर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो वो हमेशा यही लौट आएगा। यह जहाँ हर दिन एक नए समार का बिगिनिंग लगता था, जहाँ पेड़ों के बर्ड्स कभी पूरे खिलते नहीं थे और पक्षियों के नेट्स हमेशा वैसे ही रहते थे। आगे से आवाज़ आई, ड्यूक किम तयंग वापस आ गया था अपनी सर्विस ख़त्म करके। शांति भरे इस वक्त में जॉन्गकुक अपने मन ही मन एक ही विश करता है, काश वो 18 यार्ड के अर्ली समर में वापस जा सकता और हमेशा वही जी पाता। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उस बच्चे के पास, पर फिर भी उसका मन उस तरफ खींच जाता है। अंकल वंग कहते थे, जब देखेगा पहचान जाएगा। जॉन्गकुक एक गहरी सांस लेता है और फिर वापस कॉटेज की तरफ मुड़ जाता है। ये बच्चा ड्यूक किम तयंग के जैसा क्यों लगता है? तभी जॉन्गकुक की नींद खुल जाता है और जॉन्गकुक एकदम से उठकर बैठ जाता है। उससे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।